So hello and welcome to video number 7 of our one-liner series. In today's video, we are going to be revising all the important one-liners of Roman critics जिनका नाम है Horace, Longinus and Quintilian. इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है जहां पर हम लोग ने ग्रीक क्रिटिक्स दैट इज सोक्रेटिस, प्लेटो एंड अरिस्टोटल को कंप्लीट कर लिया है. मेक श्योर आपने सभी वन-लाइनर सीरीज एंड वीडियोस को ऑलरेडी देख रखा है. इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल एंड यू डू नॉट नो अबाउट दिस एंटायर प्लेलिस्ट जो आपके लिए बनी हुई है, प्लीज मेक श्योर कि आप एक एक वीडियो को अच्छी तरीके से कंज्यूम करें बिकॉज दीज वीडियोस आर पावर पैक्ड विद इंफॉर्मेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट आप जरूर से मेरे पेड कोर्सेज को भी चेकआउट करें बिकॉज इसके अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में लेक्चर बाय लेक्चर विद एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन पढ़ाया जाता है. कुछ भी नहीं बचता है आपका इन सेक्शन से. आप अगर इनको कंज्यूम करते हो आफ्टर यू आर अ पार्ट ऑफ दीज कोर्सेस, बहुत ही आसान तरीके से रिलेटेबल एग्जांपल्स के थ्रू आपको आपके कठिन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया जाता है. मेक श्योर कि आपके अगर एग्जाम नजदीक है या फिर आप अपनी प्रिपरेशन को जज करना चाहते हो, यू आर पार्ट ऑफ द पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज. यहाँ पर आपको बोथ ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस लगाने को मिल जाते हैं इन अ डिजिटल फॉर्मेट जो आपके एग्जाम सेंटर पे जिस स्क्रीन एंड वे में क्वेश्चंस आते हैं. सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू कि आप एग्जाम में जाने से पहले अगर इन पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को अवेल करते हो, इनके क्वेश्चंस लगाते हो, तो आप बिल्कुल भी एग्जाम सेंटर में एंशियस फील नहीं करोगे एंड जज कर पाओगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है. लेट्स मूव ऑन टू द वन लाइनर्स एंड बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करते हैं. Critic that lived during the Augustan age of Rome, marked by peace and flourishing arts under Emperor Augustus. अब ये है आपके होरेस. He is that one critic जो आपके Augustan age जो आपके रोम में आई थी, which is considered a very good age, उसके दौरान ये लिख रहे थे. आप लोग को लग रहा होगा कि क्या ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है या नहीं, तो इस वीडियो में आपको लेस इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईच एंड एवरी जो डिटेल है वो मिल जाएगी. आई कैन नॉट डिफरेंशिएट कि नहीं तुम ये मत पढ़ के जाओ एंड ये पढ़ के जाओ बिकॉज वी डू नॉट नो कि आपके एग्जाम में कब क्या पूछा जाएगा. सो आई वांट माय स्टूडेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड. आपसे कभी भी अगर पूछा जाए कि होरेस कौन से एरा को बिलोंग करते थे या किस राजा के, किस एम्परर के दौरान ये लिखा करते थे, जो आपसे कभी कभी पूछा जाता है, सो ही दैट इज द ऑगस्टन एज. Work written in 2 books by Horace that explores the human follies and provide moral commentary with humor. इस बुक का नाम है Satires. अब यूजुअली बीइंग लिटरेचर स्टूडेंट्स हम लोग अलग अलग जॉनरास को पढ़ते रहते हैं. हम लोग ने सटायर के बारे में पढ़ लिया, ओड के बारे में पढ़ लिया, एलेजी पढ़ लिया. हम लोग ने कई सारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स या फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं. सटायर एक ऐसा हमारा फॉर्म ऑफ लिटरेचर है जिसको हम लोग जानते हैं कि किसी भी कमी को, किसी की भी खामी को या फॉलीज को पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग सटायरिकल टोन या सटायरिकल वर्क्स का इस्तेमाल करते हैं. होरेस ने एक सटायर नाम का वर्क लिखा है जो 2 बुक्स में डिवाइडेड है. मेक श्योर कि आप इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर ना कर रहे हो बिकॉज इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं. डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स एंड उनके वर्क्स को कितने कलेक्शन में वो बुक डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये आपसे पूछा जाता है. तो सटायर नाम की एक ऐसी बुक जो 2 बुक्स में आपकी डिवाइडेड है, बात करती है ह्यूमन फॉलीज के बारे में, उसका नाम है सटायर. अगला जो इनका वर्क है वो है आपका एपोड्स. एपोड्स की जो जानकारी है वो ये है कि ये एक कलेक्शन ऑफ 17 शॉर्ट पोएम्स हैं जिसके अंदर होरेस ने इंसल्टिंग एंड ऑब्सीट लैंग्वेज का यूज किया है टू सटायर और टू पोज अ डायरेक्ट रिमार्क ऑन समवन. सटायर जो आपका तरीका रहेगा, होरेशियन सटायर काफी ज्यादा फेमस है कि वो बहुत ही प्यार से किसी चीज को पॉइंट आउट करना या बहुत ही सटल वे में किसी को पॉइंट आउट करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग होरेशियन सटायर कहते हैं. आगे जाके आपने जुवेनेलियन सटायर भी आप पढ़ेंगे, आप स्विफ्टियन सटायर भी पढ़ेंगे. इन सब का जो तरीका होता है वो बहुत हार्श होता है, मतलब बिल्कुल ही आपकी इंसल्ट करके छोड़ेंगे. अगर आपको जॉनथन स्विफ्ट का मॉडेस्ट प्रपोजल पढ़ा हुआ है तो दैट वाज अ वेरी ऑब्सीन काइंड ऑफ सटायर और अ रिमार्क ऑन द अरिस्टोक्रेटिक पीपल. आप सबको पता होगा. तो सटायर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. एक होता है कि जैसे मम्मी लोग होती है कि किसी की तरीका होता है कि बहुत ही आराम से ताना मार देना, और एक ऐसा ताना मारना, सास का ताना आप मम्मी के ताने से अगर कंपेयर कर लेंगे तो वो बहुत ज्यादा दिल पे लग जाता है. सो आप होरेशियन सटायर्स को जब भी पढ़ेंगे वो बहुत ही सटल एंड काइंड हार्टेड होता है, वेरस जो जुवेनेलियन सटायर होता है वो बहुत ज्यादा हार्श होता है. तो ये मम्मी एंड सास वाली बात आप याद रखिएगा. 4 books celebrating Roman achievements of love, nature,
पर्सनल रिफ्लेक्शन ओड्स, यहाँ पर आप जो लाइन से देख पा रहे हैं, पहला मैंने बताया आपको सटायर, दूसरा है एपोड्स, तीसरा आया आपका ओड्स, आपका चौथा आएगा एपिसल्स। ये आपके होरेस के वर्क्स हैं। तो एक ही जगह पर आपको डिफरेंट डिफरेंट होरेस के वर्क्स के बारे में पता लग रहा है। मेक श्योर आपने इन सभी को पढ़ रखा हो। आपका जो ओड्स नाम का वर्क है वो 4 बुक्स में डिवाइडेड है। देन एपिसल्स आपका आगे आ जाता है। ये एक ऐसा वर्क होता है जो लेटर के फॉर्मेट में होता है। आपने अलेक्जेंडर पोप का एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बटनॉट जरूर से पढ़ा होगा, बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट। तो एपिसल आपका लेटर के फॉर्मेट में लिखा जाने वाला एक तरीका होता है जिसको आप एपिसल बोलते हैं। 2 बुक्स में ये डिवाइडेड है ऑफ वर्स लेटर्स एक्सप्लोरिंग फिलोसॉफिकल थीम्स एंड पर्सनल एडवाइस को इन्होंने एपिसल्स बोला है। ठीक है। A poetic treatise on the art of poetry by Horace, offering enduring principles for writers, is Ars Poetica. हम सब लोग being literature students मेजर जो वर्क पढ़ के जाते हैं होरेस का वो है Ars Poetica, that is आपकी पोएट्री की आर्ट के बारे में बात की जाती है। पोएट्री को कैसा होना चाहिए, आपका जो पोएट है उसके जो प्रिंसिपल्स, राइटर्स को जो बताया है कि इस तरीके से आपको पोएट्री लिखनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन यू कैन गेट इनसाइड आर्स पोएटिका। ये इनका सेमाइनल वर्क है, जैसे प्लेटो का रिपब्लिक है, आपके एरिस्टोटल का पोएटिक्स है। मेक श्योर आपने होरेस के आर्स पोएटिका को डिटेल में किया हो। अगर अभी तक आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता था कि होरेस का आर्स पोएटिका भी नाम की कोई चीज है, तो प्लीज गो अहेड एंड आर्स पोएटिका को आप मेरे कोर्स में लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जाके पूरा पढ़ सकते हैं। एंड अगर आपका क्रिटिसिज्म प्रिपेयर नहीं है तो भी आप पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है। A popular phrase by Horace meaning seize the day, urging readers to enjoy the present moment is carpe diem. ये जो आपका टर्म है, ये पूरा जो आपका फ्रेज है seize the day, आप लोग मेटाफिजिकल राइटर्स को जब आगे जाके पढ़ते हो तो उसमें हम लोग ये थीम जरूर देखते हैं कि मेटाफिजिकल राइटर्स की, या फिर आगे मेटाफिजिकल नहीं, आपके जो कैवेलियर राइटर्स हैं वो यूज करते हैं आपके इस थीम को सीज द डे, कि भैया आज एंजॉय कर लेते हैं, कल हो ना हो इसके बारे में किसी को नहीं पता है। तो ओरिजिनली ये जो आपका फ्रेज है वो आपके आर्ट्स पोएटिका के अंदर ही आता है जो होरेस ने लिखी है। तो ये एक ऐसी चीज है जो कभी भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ये जो कार्पेडियम टर्म है वो ओरिजिनली किसने कॉइन आउट किया था, वो है हमारे होरेस। होरेस ने स्ट्रेस किया है ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ अप्रोप्रिएटनेस इन आर्ट एंड लाइफ, अ की प्रिंसिपल्स इन आर्ट्स पोएटिका। आपके वर्ड्स पर जैसे बाहरी नेचर के बारे में बात करते हैं, अलेक्जेंडर पोप एंड सैमुअल जॉनसन ह्यूमन नेचर को या एंशिएंट्स को इमिटेट करने के बारे में बात करते हैं। होरेस ने या रोमन क्रिटिक्स में आप देखेंगे कि डेकोरम, आपकी आर्ट एंड आपकी लाइफ के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस ऑफ इमिटेशन को दिखाने का जो तरीका है डेकोरम, उसके बारे में बात की है बार बार अपने सेमाइनल वर्क आर्स पोएटिका के अंदर। Ars Poetica was written in the form of an epistle or letter to Lucius Calpurnius Piso, जिसको हम लोग ये भी बोलते हैं epistle to the Pisos। तो आपसे पूछा जा सकता है यूजीसी नेट में नहीं पर किसी और भी एग्जाम में ये पूछा गया था क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डू रिमेम्बर, मैंने पढ़ा था किसी एग्जाम में कि आपका एपिस्टल टू पिसोस जो आपके होरेस का आर्स पोएटिका है किसको डेडिकेटेड है, वो आपसे आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। तो मेक श्योर आप अपने नोट्स में इसको जरूर से लिखें। द फर्स्ट पर्सन टू ट्रांसलेट आर्स पोएटिका इनटू इंग्लिश वाज बेन जॉनसन। ये बहुत ही फेमस हमारे राइटर रहे हैं बेन जॉनसन, आफ्टर सैमुअल जॉनसन, या आफ्टर शेक्सपियर, या शेक्सपियर के ही इनको कंटेम्पररी माना जाता है बेन जॉनसन। ये लोग काफी सारे वर्क्स को ट्रांसलेट किया करते थे। तो आर्स पोएटिका इज द वर्क जो लेटिन में ओरिजिनली लिखा था आपके होरेस ने, उनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है आपके बेन जॉनसन ने। इवन होमर नॉड्स appears in Ars Poetica। आपके Ars Poetica जो इनका सेमाइनल वर्क है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि पोएटिक प्रिंसिपल्स एंड राइटर बीइंग योर पोएट, उसको कैसा होना चाहिए, वर्क कैसे लिखना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने बात की है। यहाँ पे बताया है कि जब आप एक वर्क को जज कर रहे हो या फिर एक राइटर एक वर्क को लिख रहा हो तो वो इस बात को याद रखे कि गलतियां सबसे हो सकती हैं। इवन होमर नॉट्स, होमर कितने बड़े आपके राइटर रहे हैं जिनको एज एन बोल सकते हैं कि एपिक एंशिएंट राइटर माना जाता है, इतने ज्यादा इन्होंने इलियड, ओडिसी वगैरह वर्क्स लिखे हुए हैं, आज तक उनको लोग इमिटेट कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि होमर को भी हम लोग पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं बोल सकते हैं। बड़े से बड़ा जो आपका कलाकार होता है वो गलती कर सकता है, बड़े से बड़ा राइटर गलती कर सकता है। तो देयर शुड ऑलवेज बी अ काइंड ऑफ कि आप जो नया राइटर हो अपने ऊपर इतना हैवी नहीं ले लो कि नहीं आई हैव टू बी परफेक्ट।
आप होमर की तरह, इवन होमर नॉट्स का मतलब कि बड़े से बड़ा राइटर भी गलती कर सकता है, कि जो गलती की गुंजाइश है वो हर राइटर के वर्क में होती है। What does the phrase ut picture of poesis mean? आपके आर्ट्स पोएटिका में ये जो फ्रेज है कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, एज इन पेंटिंग सो इन पोएट्री, होरेस ने बताया है। मतलब कि इन्होंने आपकी आर्ट को, आप पोएट्री बोल सकते हो, कंपेयर किया है आपकी पेंटिंग से। ठीक है, जिस तरीके से आप एक पेंटिंग को देखते हो तो आपके विजुअल्स जो बोल सकते हैं कि हिट करते हैं, कि उसमें जिस तरीके के विजुअल्स दिखाए गए हैं तो उस तरीके से इमोशंस आपके अंदर इवोक होते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से पेंटिंग में विजुअल्स का इस्तेमाल करके आपके मन में इमोशंस को इवोक किया जाता है, आर्ट या पोएट्री के अंदर शब्दों या वर्ड्स का इस्तेमाल करके आपके अंदर इमोशंस को इवोक किया जाता है। एंड दैट इज व्हाई योर होरेस इज कंपेयरिंग उट पिक्चरा पोएसिस, कि जिस तरीके से पेंटिंग एक काम करती है अपने विजुअल्स के थ्रू आपके अंदर इमोशंस को इवोक करना, सिमिलरली गोज विद द केस ऑफ योर पोएट्री, इट यूजेस द वर्ड्स टू इवोक इमोशंस इनसाइड यू। ठीक है, Horace advocates instruction and delight as the function of poetry, dulls at utile। आप यहाँ पे जो छोटे छोटे फ्रेजेस देख पा रहे हैं, इनको इग्नोर मत करिएगा, अपने नोट्स में हाईलाइट करके लिखिए, बिकॉज इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेक श्योर कि आज के वन लाइनर्स को लगाने के बाद आप इन सभी के लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अलग से क्वेश्चंस लगा रहे हो, सेक्शन वाइज आपको प्रोवाइडेड मिल जाएंगे, ताकि आप लोग जज कर पाओ कि हम लोग ने जो पढ़ा वो सही पढ़ा या नहीं, या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी तो सब कुछ बहुत ही लगता है कि हाँ मुझे आता है, बट यूजीसी ने जिस तरीके से आपके क्वेश्चंस को ट्विस्ट करता है वो भी आपको प्रॉपर प्रैक्टिस के थ्रू पता होने चाहिए। मेरी कई पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी हैं, उनको भी आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, जहां पे मैं बच्चों को क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं उसको मैं कराती हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर आप इन सभी चीजों के बारे में अवेयर हो इफ यू आर अ न्यू पर्सन। डल सेट यूटाइल का मतलब कि आपकी पोएट्री का जो फंक्शन होता है, इट शुड बी बोथ इंस्ट्रक्शन एंड टू डिलाइट, कि मजा तो आपको दे ही रहा है लेकिन उसके साथ साथ आपको कोई एक लेसन भी दे के जा रहा है। तो आपके लिटरेचर के अंदर बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स हैं जो कहते हैं कि भाई आपकी पोएट्री का या आर्ट का काम होता है मात्र डिलाइट करना, कि आपको उसका पर्पस नहीं ढूंढना चाहिए कि वो मजा दे रहा है, लेसन दे रहा है कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसे आपके क्रिटिक्स हैं जो बोलते हैं कि नहीं, टीचिंग के साथ साथ डिलाइट भी उसको करना चाहिए, या डिलाइट के साथ टीचिंग भी मिलनी चाहिए। होरेस एडवोकेट्स पब्लिशिंग पोएम आफ्टर कीपिंग इट फॉर 9 years। ये एग्जैक्ट जो आपका बोल सकते हैं सजेशन है होरेस का, कि जल्दबाजी में आपको अपने वर्क को पब्लिश नहीं कर देना चाहिए, उसको 9 साल तक रखना चाहिए। एंड आफ्टर 9 years इफ यू विजिट योर ओन वर्क तो आपको लगेगा कि ये क्या स्टूपिड वर्क मैंने लिखा हुआ है। ऐसा इनका कहना था। अलेक्जेंडर पोप ने भी इन्हीं बातों को अपने वर्क्स में लिया हुआ है कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, एंड वन मस्ट नॉट बी इन अ हरी कि बस मेरा काम हो गया हम उसको पब्लिश करा दे। इवन व्हेन आई लुक एट माय वीडियोस जो मैंने चैनल को जब स्टार्ट किया था, तो आई वाज लाइक व्हाई एम आई स्पीकिंग सो स्लोली, एंड मुझे इस चीज को ऐसे बोलना चाहिए था। तो आप इवॉल्व होते रहते हो। यूट्यूब के उसमें तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं आज मैंने एक वीडियो बनाया, नाउ आई एम गोइंग टू पोस्ट इट आफ्टर 9 years। ये इनका एक सजेशन था, क्योंकि हम सब लोग हर दिन बेटर हो रहे हैं, हम लोग अपनी स्किल को सीखते हैं, तो हमें पुराने अपने वर्क्स को या पुराना अपने कोई लेटर लिखा हो तो उसको देख के आपको बड़ी हंसी आएगी कि यार ये देखो मैंने कैसे लिखा है। सो दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से एज अ सजेशन टू द न्यू राइटर्स। A foundational work of aesthetics by Longinus is on the sublime। अब हम लोग बात करते हैं Longinus के बारे में, जो कि हमारे पूरे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक बोले जाते हैं बाय जेम्स स्कॉट। हम सब लोग को पता है रोमांटिक राइटर्स हमारे वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, ये सब लोग हैं, लेकिन इनको लॉन्जाइनस को बोला जाता है एज द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक बिकॉज ही वाज दैट फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ब्यूटी और एस्थेटिक्स एंड सब्लिमिटी के बारे में बात की है। ये जो वर्ड है आपका सबलाइम, सुनने में तो नॉर्मल लगता है, लेकिन एक ऐसा वर्ड है जिसके मीनिंग को अगर आप जानेंगे ऑ एंड ग्रैंडियर के बारे में, सबलाइम इज समथिंग, एक ऐसी फीलिंग है जो आपको अपनी बॉडी से बिल्कुल अलग कर देती है, एंड एक ऐसी फीलिंग जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। किसी ब्यूटीफुल चीज को देख के आप बहुत ही ज्यादा जब ऑ में आ जाते हो, आपको कोई भी वर्ड्स नहीं होते हैं बोलने के लिए, वो होती है बिल्कुल कंप्लीट सबलाइम फीलिंग। आप ट्रांसेंड कर जाते हो अपनी बॉडी से, किसी की कही हुई कोई बात, किसी का कहा हुआ कोई कोट या किसी चीज को देख के आप जब बिल्कुल सबलिमिटी फील करते हो, उसको इन्होंने सबलाइम बोला है।
तो an elevated overwhelming quality in art and literature that evokes awe and emotional grandeur is known as sublime. Make sure आप इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हो। आपके लॉन्जाइनस ने अपने वर्क इन ऑन द सबलाइम के अंदर 5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं जो आपको रटे होने चाहिए। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इंग्लिश लिटरेचर के अगर आप दूसरे एग्जाम्स भी देते हो तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से देखने वाले हो अपने एग्जाम में। 5 ऐसे आपको पॉइंट्स बताए हैं जो सब्लिमिटी अचीव करने के तरीके होते हैं। नंबर 1 इज ग्रेटनेस ऑफ थॉट, नंबर 2 इज पैशन, फिगरेटिव लैंग्वेज, डिक्शन एंड कॉम्पोजिशन। मैंने बहुत डिटेल में इनको अपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म कोर्स में पढ़ा के रखा है, मैंने क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड कराए हैं। मेक श्योर अगर आपको इनको डिटेल में पढ़ना है तो एक बार आप वहां पे जाके भी पढ़ ले और इसको अभी के अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले और अपने नोट्स में जरूर से लिख ले। Then Longinus has dedicated the work to Terentianus. पहले के टाइम में या अभी भी आपके किसी न किसी राइटर ने अगर अपने वर्क को किसी को डेडिकेट किया होता है तो उससे भी आपका यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछ लेता है या लिटरेचर का कोई भी एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मेक श्योर आपको ये पता हो, जैसे वो पहले वाला वर्क था होरेस का एपिस्टल टू पिसोस, तो वो भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एंड ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। A Roman rhetorician and educator who became the first teacher to receive the state salary for teaching rhetoric. Rhetoric या rhetorician एक ऐसा पर्सन होता है जो बात करने की, अपने ओरेशन, अपने शब्दों को इस्तेमाल करने की ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है कि सामने वाले को परसुएड कर देता है, मंत्रमुग्ध कर देता है एंड उसको अपनी बातों में ले लेता है। A good orator, a good rhetorician is a person who knows how to use the emotions and the logic and everything that a person has for his own benefit. उसी को एक अच्छा rhetorician या orator बोलेंगे। तो अपने इस वर्क में इंस्टीट्यूशियो ओराटोरियो के अंदर आपके क्विंटिलियन बताते हैं, जो कि 12 बुक में लिखी गई एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है रिटोरिक्स के बारे में, वो आपके क्विंटिलियन ने लिखी है। यहाँ पे कुछ गलती हो रही है। 12 बुक comprehensive guide to rhetorics by Longinus is not written by Longinus, it is written by Quintilian। तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग, थोड़ा सा ये गलती हो गई है, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। Longinus का तो वर्क था ऑन द सबलाइम, ये जो क्विंटिलियन का वर्क है वो है इंस्टीट्यूशियो ओराटोरियो। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज ऑलरेडी पता होगी एंड क्लियर होगी। ठीक है। 5 कैनन्स ऑफ रिटोरिकल स्किल्स, जिस तरीके से आपके लॉन्जाइनस ने सब्लिमिटी के 5 कैनन्स बताए हैं जो आपको याद होने चाहिए, उसी तरीके से आपके रिटोरिकल स्किल्स की, जब आप अपने रिटोरिकल स्किल्स पर काम कर रहे हो, शब्दों को इस तरीके से अपनी स्पीच, अपने ओरेशन में इस्तेमाल करना कि सामने वाले तक आप अपने मैसेज को बहुत ही ब्यूटीफुली पहुंचा पाओ एंड आपकी जो स्पीच है वो बहुत ही वजनदार या बहुत ही इफेक्टिव लगे आपकी ऑडियंस को, उसके बारे में 5 स्टेप्स बताए हुए हैं। दैट इज इन्वेंशन, अरेंजमेंट, स्टाइल, मेमोरी एंड डिलीवरी। मैंने सभी को डिटेल में पढ़ा के रखा है, मेक श्योर आप उन सभी को पढ़ चुके हो। ठीक है। Longinus believed that rhetorics, यहाँ पे अगेन आपके Longinus नहीं होगा एंड Quintilian होगा। ओके, इस बात को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। Quintilian believed that rhetoric should serve justice and truth, not just persuasion, moral rhetorics। मतलब कि Quintilian का आपके कहना था कि आपकी जो रिटोरिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ मात्र ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप अपने शब्दों से सिर्फ किसी ना किसी को कंसोल कर रहे हो या अपनी बातों में ले रहे हो, आपकी बातों में मोरालिटी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक नेता हो एंड ये चीजें होनी चाहिए, मैं आपको ये दूंगा, उसमें आपने भोली वाली जनता को लालच दिखा के अपने वश में तो कर लिया, बट यू शुड बी अ मॉरल पर्सन। इसीलिए आपके आगे जाके ये बोलेंगे क्विंटिलियन कि इलोक्वेंस मस्ट अलाइन विद द एथिकल प्रिंसिपल्स and immoral orator cannot be great orator। अगर एक पर्सन सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी ओरेशन करना जानता है, he is not actually a good person। जैसे हम लोग पॉलिटिशियंस को देखते हैं, सिर्फ अपने फायदे और वोट के लिए वो लोग बड़े बड़े वायदे करना जानते हैं, उसके बाद वो कभी दिखाई भी नहीं देंगे when you are into trouble। तो they cannot be considered good people, good citizens of the society। आपके क्विंटिलियन बता रहे हैं कि इफ यू वांट टू बी अ गुड ओरेटर यू मस्ट फर्स्ट बी अ गुड पर्सन। ठीक है।
Longinus stressed that, अगेन दिस इज नॉट लॉन्जाइनस, ये होगा आपका क्विंटिलियन आई गेस। बनाते बनाते आई वाज अंडर सम इम्प्रेशन कि नहीं ये लॉन्जाइनस ही है, ऐसा हो जाता है। आई होप कि आप लोग इस चीज को थोड़ा सा, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, ये क्विंटिलियन है। इन्होंने ही अपने इंस्टीट्यूशन ओरेटोरियो में ओरेटरी के बारे में एंड आपकी गुड स्पीच के बारे में बातें बताई हैं, ठीक है। इन्होंने आपके ट्रेनिंग वर्सेस नेचुरल टैलेंट के बीच में ट्रेनिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि आप सपोज करिए देयर इज अ पर्सन, एक छोटा बच्चा है जो बहुत अच्छी तरीके से स्पीच करना जानता है, बचपन से ही उसकी स्पीच बहुत खुली हुई है एंड वो बहुत ही बड़े लोगों की तरह बात करना जानता है। वहीं उसके कंपैरिजन में एक दूसरा बच्चा है जिसकी स्पीच अच्छी नहीं है, वो इंट्रोवर्ट है, उसके पास नेचुरल टैलेंट नहीं है शब्दों को इस्तेमाल करने का एंड अपनी बातों को कम्युनिकेट करने का। तब भी अगर उसको अच्छी शिक्षा, अच्छी ट्रेनिंग दी जाए ओरेशन की, उसको स्किल सिखाई जाए, तो वो टैलेंट को भी मतलब अपने अंदर लेके आ सकता है। यहाँ पे कंपैरिजन करते करते ये बता रहे कि ट्रेनिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट आप जब नेचुरल टैलेंट से कंपेयर करते हो। देखो जिसके पास नेचुरल टैलेंट है, ही दैट पर्सन डज हैज एन अपर हैंड, वो तो अच्छा बोलेगा ही, लेकिन आप अच्छा ओरेशन सिखा सकते हो लोगों को, विच इज क्वाइट पॉसिबल। The orator must contribute to society reflecting Roman ideals of public service, oratory as a civic duty. Again, इन्होंने oration के बारे में बोला है कि oration not just be use of flowery language or use of very good words जिनको सुन के आपकी जनता को बड़ा मजा आ जाए. You should be a good citizen as well. And ये बात इन्होंने बार बार बोली है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है. The good man speaking well, जिसको इन्होंने बोला है Vir bonus descendi peritus, institutio oratorio में आपके क्विंटलिन ने इस पॉइंट को इंपॉर्टेंस दी है कि अ गुड ओरेटर मस्ट बी अ गुड पर्सन एंड अ गुड पर्सन शुड बी या ही कैन बी अ गुड ओरेटर। और यहाँ पे एंड होता है आपके आज के वन लाइनर्स। आई होप आपने एंजॉय किया हो। मेक श्योर आप इन वन लाइनर्स को यहाँ पर छोड़ के ना जाए, आप इनके क्वेश्चंस को जरूर से लगाइए जो कि सेक्शन वाइज आपको मिल जाएंगे। बोथ ईयर वाइज मिसलेनियस क्वेश्चंस लगा सकते हो, सेक्शन वाइज क्वेश्चंस लगा सकते हो, जो आपको 10-10 के फॉर्मेट में मिल जाएंगे डिजिटल वे में, सेम उसी तरीके से जैसे आप अपने एग्जाम में एक डिजिटल फॉर्मेट में क्वेश्चंस को लगाते हो। क्वेश्चंस को लगाओ, जज करो कि कौन सा आपका सेक्शन अच्छा प्रिपेयर है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये सभी चीजें यहाँ से पॉसिबल हैं। आप मेरे कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हो, जहां पे मैंने बहुत ही आराम से, इत्मीनान से आपको एक एक राइटर, एक एक क्रिटिक को पढ़ा के रखा है, अलॉन्ग विद एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ताकि बच्चों के मन में कुछ भी बचे ही ना कि इन कोर्सेज को कंज्यूम करने के बाद आप भटक रहे हो कि हम इस पीडीएफ को देख लें, इस बुक को पकड़ लें। आपको इसके बाद किसी भी चीज की नीड नहीं पड़ती है। आप जरूर से फ्री डेमो लेक्चर्स को देख के एक बार खुद से जज कर सकते हो। मेरे यूट्यूब पर भी इन प्लेलिस्ट के थ्रू आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पढ़ाई कराई जा रही है। मेक श्योर कि आपने सभी को कंज्यूम किया हो। लास्टली, मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का पार्ट आप बन जाइए, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बच्चों को डेली बेसिस पे पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज मिलती है, जो बच्चे कई महीनों से लगा रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर बना रहे हैं। मेक श्योर यू आर अ पार्ट ऑफ इट। सभी के लिंक्स एंड चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, बस क्लिक करो, ज्वाइन करो एंड स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन जर्नी। I hope the video was useful and fruitful for you. Do let me know your feedback because I love to hear from you when you people comment down, and do let me know कि आप लोग कैसा feel करते हो and what are the next video that you expect to see. I'm going to take your leave and I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.